हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास है उसका चैप्टर नंबर 4 शुरू कर दिया था और उसमें हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल है या फिर कैसे किसी क्षेत्र का जो भूगोल है वो प्राचीन भारत को प्रभावित करता है। राइट फ्रेंड्स, इसमें अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले भारत का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने मानसून की भूमिका कैसे प्राचीन भारत को प्रभावित करती है, कैसे उत्तरी सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप की जो है वो प्राचीन भारत को प्रभावित करती है, कैसे जो भारतीय उपमहाद्वीप की नदियां हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित करती है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क, यानी जो अपने इस अध्याय का जो 5वां पॉइंट है वो है प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या होता है? प्रकृति के द्वारा बनाई गई सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई सीमाएं, जैसे नदियों द्वारा बनाई गई किन्हीं दो साम्राज्यों के बीच में सीमाएं, जैसे पर्वतों द्वारा बनाई गई दो साम्राज्यों के बीच में सीमाएं। राइट। और सांस्कृतिक संपर्क यानी प्रकृति के बीच यानी प्राकृतिक रूप से बनाई गई सीमाएं और सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध मतलब कल्चरल रिलेशन। सांस्कृतिक संपर्क मतलब कल्चरल रिलेशन। किसके बीच में कल्चरल रिलेशन? दो साम्राज्यों के बीच में कल्चरल रिलेशन। दो जो विभिन्न देश है उस समय के उन दोनों के बीच में जो कल्चरल रिलेशन यानी सांस्कृतिक संपर्क हैं उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स, नदियां कुछ मामलों में पहाड़ों और कभी कभी डेल्टा और पठारों से घिरे प्रत्येक क्षेत्र ने साथ मिलकर एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई गठित की जिसमें विभिन्न सत्तारूढ़ राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारत की भूमि है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो भूमि है ना, उस पर बहुत सारे साम्राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। और क्या हुआ? उदय के बाद विकास हुआ और लास्ट में क्या हुआ? पतन हुआ। अब ये कहना चाहते हैं कि जो साम्राज्य का उदय और विकास जो हुआ उनकी जो सीमाएं थी वो किससे? वो नदियों से। किससे? किससे दोस्तों? वो नदियों से और पहाड़ों से और डेल्टाओं से। राइट। और पठारों से, है ना, से गिरी हुई थी। यानी कि जो उस समय जो साम्राज्य थे उनकी जो राजनीतिक सीमा थी, मतलब उनकी जो राजनीतिक सीमा और जो प्रशासनिक इकाई थी वो नदियों द्वारा, पहाड़ों द्वारा, डेल्टाओं द्वारा और पठारों द्वारा जो थी वो गिरी हुई थी। राइट। यानी नदियों कुछ मामलों में पहाड़ों, डेल्टा और पठारों से घिरे प्रत्येक क्षेत्र ने साथ मिलकर क्या बनाया? एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई गठित की। मतलब इन नदियों, पहाड़ों, डेल्टाओं और पठारों के जो बीच में गिरा हुआ जो क्षेत्र था वो राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से क्या था? एक गठित किया हुआ था। मतलब एक बनाया गया क्षेत्र था, एक साम्राज्य था, वो उसकी बात हो रही है। और उस साम्राज्य पर बहुत सारे राजाओं ने क्या किया? राज किया। मुश्किल संचार और प्राकृतिक सीमा की सुरक्षा के कारण शासक वर्ग के लिए एक विशाल देश में अन्य सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। मतलब ये कवि क्या कहना चाहते हैं? लेखक क्या कहना चाहता है? यानी इस पुस्तक में जो लेखक है वो ये कहना चाहते हैं कि उस समय संचार सुविधा तो इतनी अच्छी नहीं थी। अभी अपन ने पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में कि वो नदियों के द्वारा क्या करते थे? संचार करते थे। यानी इतनी अच्छी संचार सुविधा नहीं थी और प्राकृतिक सीमा भी बहुत थी। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के पठार थे बड़े बड़े, हमने पढ़ा ना, हिमालय था, जो समुद्र था, जब हमने भारत के जो यहाँ पर जो हिमालय था, है ना, और यहाँ पर समुद्र का जो एरिया था और यहाँ पर भी जो थार का रेगिस्तान था, ये सभी क्या हैं?
ये सभी प्राकृतिक सीमाएं यानी प्रकृति द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। इन प्राकृतिक सीमाओं के कारण और जो मुश्किल संचार सुविधा के कारण जो ये विशाल यानी जो वे यहाँ के जो शासक थे उन शासकों पर यानी उन शासकों के द्वारा उन शासक वर्ग के द्वारा इस विशाल देश पर नियंत्रण रखना इतना आसान नहीं था। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि मुश्किल संचार और मुश्किल प्राकृतिक सीमा के कारण या प्राकृतिक सीमा की सुरक्षा के कारण शासक वर्ग के लिए एक विशाल देश के अन्य सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। मतलब ये भारत देश के जो शासक है उनके लिए इस भारत पर जो राज करना शासन करना जो है इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे हर क्षेत्र अपनी विशिष्ट जीवन शैली और भाषा शैली विकसित कर सांस्कृतिक इकाई बन गया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आगे विकास होता गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, भारत का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे हर क्षेत्र मतलब ये मान लो कोई भारत का एक क्षेत्र ये है, हर एक क्षेत्र ये है, दक्षिण का क्षेत्र हो गया है ना, जैसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया, जैसे ये वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया है ना, ये मध्य वाला क्षेत्र हो गया। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक विशिष्ट पहचान होने लगी, विशिष्ट जीवन शैली होने लगी, विशिष्ट भाषा शैली जो है वो विकसित होने लगी और सांस्कृतिक इकाई के रूप में ये क्षेत्र जो है वो उभरने लगे। मतलब अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग भाषा शैली वो जो विकसित होने लगी है ना। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भाषाएं इंडो आर्यन भाषा संग्रह से ही विकसित हुई और इसीलिए इसके कई तत्व समान थे। ये हम आगे पढ़ेंगे जो भाषा समूह है उनके बारे में। तो जो भारत के जो ज़्यादातर जो भाषा समूह हुए कौन से, इंडो आर्यन भाषा। कौन सी भाषा, इंडो आर्यन। जो इंडो आर्यन भाषा समूह हैं उनके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती, मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो बहुत सारी भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन भाषा समूह से यानी ली हुई मानी जाती है। मतलब अपन आगे पढ़ेंगे, आगे एक नेक्स्ट लेसन आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा कि जिसमें भाषा समूह के बारे में बताया जाएगा, उसमें एक इंडो आर्यन भाषा समूह है। तो ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो अधिकांश भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन भाषा समूह की भाषाओं से ली गई है या उसके समान है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग पूरे भारत में संस्कृति बोली और समझी जाती थी। यानी लगभग पूरे भारत में कौन सी भाषा जो है यानी जन समूह की भाषा होती थी, संस्कृत भाषा। राज दरबार में भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था, है ना। यानी क्षेत्रीय विशेषताएं थी, यानी जो अभी पढ़ा ना अपन ने, क्षेत्रीय विशेषताएं थी, क्षेत्रीय भाषा शैली थी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक शैली थी। उसके बावजूद भी जो संस्कृत भाषा थी, यह हमने पहले वाली वीडियोस में भी पढ़ा था कि जो संस्कृत भाषा थी वो ज़्यादातर लोगों द्वारा, ज़्यादातर साम्राज्यों द्वारा जो है वो उपयोग में लाई जाने वाली भाषा थी, राइट। पश्चिम से पूरब यानी भारत में जो है इधर से इधर, पश्चिम से पूरब में कटे विंध्य पर्वतों ने पूरे भारत में उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच एक सीमा का गठन किया। मतलब विंध्य पर्वतमाला कहाँ है, यहाँ पर। तो इस विंध्य पर्वतमाला ने भारत को उत्तर और पश्चिम दो भागों में क्या किया, विभाजित किया। विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ भाषा और उत्तर में इंडो आर्यन भाषाओं के बोलने वाले रहते थे। मतलब इस विंध्य पर्वत के उत्तर में जो भाषा समूह बोलने वाले रहते थे वो कौन से थे, इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले समूह के लोग रहते थे। मतलब उत्तर में जो लोग रहते थे वो किस भाषा का उपयोग करते थे या फिर वो किस भाषा को बोलते थे, इंडो आर्यन समूह की जो भाषा थी वो इंडो आर्यन समूह की जो भाषा थी उस भाषा का प्रयोग उत्तर में रहने वाले लोग करते थे। और दक्षिण में रहने वाले लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, द्रविड़ भाषा का। किस भाषा का प्रयोग करते थे, द्रविड़ भाषा का प्रयोग दक्षिण में रहने वाले जो लोग हैं वो करते थे। अपन आगे पढ़ेंगे कि इंडो आर्यन भाषा समूह में कौन कौन सी भाषाएं आती है और द्रविड़ भाषा समूह में कौन कौन सी भाषाएं आती है। जैसे द्रविड़ में कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, है ना, ये जो आती है द्रविड़ भाषा समूह है। और आर्यन, इंडो आर्यन में अगर आगे पढ़ेंगे अपन, हिंदी जो उत्तर में भाषा बोली जाती है ना, वो इंडो आर्यन भाषाएं में काउंट की जाती है। विंध्य क्षेत्रों के बीच
कबीलाई लोग रहते थे जहाँ वे अभी भी हैं। यानी विंध्य पहाड़ी जो है वहाँ पर कबीलाई लोग रहते हैं। जैसे आज भी अपन मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी कबीलाई लोग जो कि जंगलों में निवास करते हैं और एक जो पुरानी जीवन शैली है उससे वो जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग आज भी रहते हैं और पहले भी इन विंध्य पर्वतमाला के श्रृंखला में रहते थे। पूर्वी और पश्चिमी घाटियों के तटीय इलाकों ने आगंतुकों और व्यापारियों को बसने के लिए आकर्षित किया और दक्षिण के लोग विदेशी व्यापार को समृद्ध करने में लगे थे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारत के जो तटीय इलाके, ये वाले इलाके, इन तटीय इलाकों ने जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी व्यापारी है, उन व्यापारियों को क्या किया, आकर्षित किया। क्योंकि यहाँ से जो व्यापार करना था बंदरगाहों से वो आसान होता था। और इन व्यापार को फलने फूलने में किन लोगों ने इनकी मदद की, जो दक्षिण के लोग हैं, दक्षिण के जो व्यापारी है, उन्होंने इन लोगों की या व्यापार को समृद्ध करने में मदद की। राइट। पूर्वी और पश्चिमी घाटियों, मतलब ये घाटियाँ हैं, है ना, के तटीय इलाकों ने आगंतुकों और व्यापारियों को बसने के लिए आकर्षित किया। आकर्षित क्यों किया? क्योंकि व्यापार के जो क्षेत्र थे वो अच्छे तरह से फले फूले दक्षिणी भारत में फले फूले हुए थे, इसीलिए उन्होंने व्यापार के लिए उनको आकर्षित किया। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, मसालों के लिए व्यापार, है ना, जो काली मिर्च का जो व्यापार होता था, जो कपास का व्यापार होता था, है ना, जो धातुओं का, सोने का जो व्यापार होता था, वो दक्षिण के जो राज्य हैं उनसे किया जाता था। दक्षिण के साम्राज्य जो थे वहाँ से किया जाता था। विंध्य इलाकों में दुर्गम बाधाएं नहीं है। यानी क्या कहना चाहते हैं, विंध्य इलाकों में दुर्गम बाधाएं नहीं, मतलब ये विंध्य पर्वत जो हैं वो बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी ये बाधा नहीं है। यानी इनको भी, इन विंध्य पर्वतों को भी लोगों ने पार किया और वो उत्तर से दक्षिण में गए और दक्षिण के लोग दक्षिण से उत्तर में गए। ये ना हमने पढ़ा था ना, जैसे हिमालय पर्वत इतना ऊंचा ऊंचा है फिर भी ये बाधा नहीं बने। कैसे नहीं बने? यानी ये एक हिसाब से तो बाधा थे, फिर भी लोगों ने इन बाधाओं को पार कर दिया। कैसे कर दिया? इन दर्रों के द्वारा। वैसे ही यही विंध्य पर्वत भले ऊंचे ऊंचे पर्वत है लेकिन फिर भी जो लोगों ने इन विंध्य पर्वत को पार किया और वो उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से उत्तर की ओर यानी गए। प्राचीन समय में संचार की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ आवागमन बना रहा। यह भी मैंने समझाया कि संचार के माध्यम उतने नहीं थे उस समय, प्राचीन समय में, फिर भी जो लोग थे, जो उस समय प्राचीन समय में जो समाज था, वो आपस में उत्तर और दक्षिण में आपस में क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। वो आपस में इधर उधर यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या करते थे, आवागमन करते थे। या फिर व्यापार के लिए हो सकता है, या फिर यात्रा के लिए हो सकता है, वो यात्री यात्रा करते थे या फिर व्यापारी जो है वो यात्रा करते थे। इससे संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। मतलब इससे इन यात्राओं से, इन आवागमन से जो उत्तर की संस्कृति है और जो उत्तर की भाषाएं हैं वो दक्षिण की तरफ गई और जो दक्षिण की भाषाएं हैं और जो दक्षिण की संस्कृति है वो उत्तर की तरफ गई। मतलब उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति में आपस में क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। कई बार उत्तरी शक्तियां दक्षिण में चली गई और दक्षिणी शासक उत्तर में आ गए। मतलब जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो राष्ट्रकूट है वो कहाँ पर राज करते थे, दक्षिण में राज करते थे, लेकिन फिर भी वो कहाँ तक चले गए, राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजा उत्तर की जो भूमि है यानी उत्तर के गंगा नदी के जो तट है वहाँ पर उन्होंने यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे हम चोल के बारे में पढ़ते हैं, चोल का एक राजा था राजेंद्र प्रथम, जिसे कहा जाता है गंगे चोल मंडलम। उन्होंने गंगा नदी के तट तक, जो कि दक्षिण का राजा था, है ना, चोल वंश का था, दक्षिण में था, चोल वंश का था, यहाँ था दक्षिण में, फिर भी वो उनका जो राजा था, सबसे प्रतापी एक राजा था राजेंद्र प्रथम, वो राजा दक्षिण से लेकर कहाँ तक चले गए, गंगा नदी के मुहाने चले गए, तथा इसीलिए उन राजा को क्या कहा जाता है, गंगे चोल मंडलम कहा जाता है ना। ऐसे बहुत सारे उत्तरी राजा भी थे जो दक्षिण में चले गए। जैसे कि हम अगर वर्धन वंश के जो हर्षवर्धन है उनकी बात करें तो वो भी दक्षिण की तरफ गए थे, लेकिन नर्मदा नदी पर पुलकेशिन जो द्वितीय थे, उस नदी यानी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो हर्षवर्धन था उनको नर्मदा नदी पर रोक दिया गया था। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि
जो अशोक सम्राट अशोक थे वो भी दक्षिण की तरफ चले गए थे, यानी उन्होंने भी दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि ये जो विंध्य पर्वत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इन राजाओं, इन साम्राज्यों के शासकों के लिए बाधक की तरह नहीं थी। मतलब इन्होंने इन पर्वत श्रृंखलाओं को भी पार किया और आपस में विचारों का, आपस में जो सामाजिक स्थिति थी उसका उन्होंने आदान प्रदान किया। व्यापारियों, मिशनरियों और सांस्कृतिक नेताओं और विशेष रूप से ब्राह्मणों ने भी स्थान बदले। मतलब उस समय जो व्यापारी थे, उस समय जो मिशनरी थे, मिशनरी मतलब धर्म का प्रचार करने वाले, है ना। सांस्कृतिक जो नेताएं थे मतलब कल्चरल, अपने कल्चर का प्रचार करने वाले जो नेता थे उन्होंने, और विशेष रूप से जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो अपने स्थान बदले। स्थान बदलने का तात्पर्य है वो उत्तर से दक्षिण गए और दक्षिण से उत्तर गए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में कि जो भक्ति जो परंपरा थी वो दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी प्रसारित हुई। तो यानी दक्षिण से जो भक्ति यानी संगीत शैली थी, भक्ति परंपरा थी, वो दक्षिण से उत्तर आई है। सोचो, दक्षिण से उत्तर की तरफ उसका प्रसार हुआ है ना। यह दो तरफा यातायात जारी रहा और इससे समग्र संस्कृति का विकास हुआ। यह दो तरफा यातायात का मतलब होता है दोनों तरफ से। दो तरफा मतलब होता है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से का तात्पर्य क्या है? उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, ये दो तरफा। और इससे जो समग्र संस्कृति थी, कौन सी? उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति, वो क्या हुई? आपस में आदान प्रदान होती रही। राइट। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों ने प्राकृतिक सीमाओं को अच्छी तरह परिभाषित किया था, लेकिन हर क्षेत्र में आजीविका बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। मतलब भारत के हर क्षेत्र इतना फला फूला हुआ नहीं था कि यानी हर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन जो थे वो समान रूप से विद्यमान नहीं थे। मतलब जैसे गंगा के जो मैदानी इलाके, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अच्छे फले फूले थे, यानी अच्छे फल यानी अच्छी मात्रा में थे, जबकि राजस्थान के जो थार रेगिस्तान है वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन इतने अच्छे नहीं थे। जैसे दक्षिणी भारत में जो डेल्टाई इलाके, वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो अच्छी मात्रा में थे, है ना। जबकि बीच वाले जो यहाँ पर पठारी भाग है, वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन इतने अच्छे नहीं थे। तो जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन भली अच्छी मात्रा में थे, वहाँ पर जो साम्राज्य भी वो क्या थे? अच्छी तरह से विकसित हुए थे। मतलब उन साम्राज्यों का जो विस्तार था वो अच्छी मात्रा में हुआ था, जबकि जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में नहीं थे वहाँ पर उनका विकास अच्छा नहीं हुआ था। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों ने प्राकृतिक सीमाओं को अच्छी तरह परिभाषित किया था, लेकिन हर क्षेत्र में आजीविका बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। इसीलिए प्रागैतिहासिक समय के बाद, प्रागैतिहासिक समय हमने पहले ही बताया था, ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ नहीं है। समय के बाद धातु और अन्य संसाधनों की आम जरूरतों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित किए। मतलब वही कहना चाहते हैं कि भारत की जो हर भूमि पर प्राकृतिक संसाधन जो थे वो समान रूप से विद्यमान नहीं थे। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में इन जो संसाधन है उनकी पूर्ति के लिए जो उस क्षेत्र विशेष के लोग थे वो दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और वहाँ से अपने संसाधनों की जो ज़रूरत है वो उसकी पूर्ति करते थे। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये मगध के साम्राज्य, ठीक है। ये मगध साम्राज्य है। यहाँ पर क्या मान लो या लोहा की उत्पत्ति जो है वो नहीं होती थी, है ना। यहाँ लोहा नहीं होता था। अब जैसे अगर यहाँ लोहा नहीं पाया जाता है तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? मगध साम्राज्य के जो लोग क्या करेंगे? अपने हथियार बनाने के लिए उनको किसकी ज़रूरत है? लोहे की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ लोहा नहीं पाया जाता था। मान लो ऐसा कि यहाँ नहीं पाया जाता है तो ये लोग क्या करेंगे? किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे और यहाँ से लोहे की जो मौजूदगी है, उस लोहे की जो मात्रा मौजूद है यहाँ पर, उसको इकट्ठा करके वो अपने क्षेत्र यानी मगध में आएंगे और वहाँ से वो अपने हथियारों का निर्माण करेंगे। तो वही कहना चाहते हैं कि इसीलिए
यानी प्रागैतिहासिक समय के बाद धातुओं, यानी ये जो धातु है और अन्य संसाधन, इसके अलावा दूसरे संसाधन भी है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हाथी मैक्सिमम कहाँ पाए जाते थे? पश्चिम बंगाल में हाथी पाए जाते थे, है ना। असम में हाथी पाए जाते थे। जो मगध के जो राजा थे ना, वो क्या करते थे? अपनी सेना में हाथियों की पूर्ति के लिए क्या करते थे? वो यहाँ पश्चिम बंगाल से और असम से के जो जंगल है वहाँ से हाथियों को पकड़ते थे और उन हाथियों को क्या करते थे? अच्छी तरह से परीक्षण देकर उनको अपनी सेना में क्या करते थे? शामिल करते थे, राइट। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि अपने भारत में जो सेना होती थी उनमें जो घोड़े होते थे वो इतने अच्छे नस्ल के नहीं होते थे या फिर इतने अच्छे नहीं होते थे। तो अच्छी नस्ल के घोड़े के लिए जो मगध साम्राज्य के जो राजा थे वो क्या करते थे? घोड़ों का जो है वो जो यूरोप जो जो गुजरात के जो बंदरगाह है वहाँ से वो घोड़ों का आयात करते थे। कहाँ से? यूरोप के देशों से। कहाँ से करते थे? यूरोप के देशों से, या फिर जो पश्चिमी एशिया है, जो सेंट्रल एशिया है, वहाँ के देशों से जो ये घोड़ों का आयात करते थे। मतलब जो चीज़ इनके पास नहीं होती थी वो दूसरी चीज़ों जगहों से वो उसकी पूर्ति करते थे। तो वही ये कहना चाहता है कि इसीलिए प्रागैतिहासिक समय के बाद धातु और अन्य संसाधनों की आम जरूरतों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित किए। मतलब आपस में ये जो देश थे वो आपस में क्या हो गए? आश्रित हो गए। आश्रित होने का मतलब है कि जो चीज़ इन मगध साम्राज्यों के पास नहीं थी वो उन्होंने बाहर के देशों से मंगाई, और जो बाहर के देशों के पास जो चीज़ नहीं थी वो उन्होंने मगध के देशों से मंगाई। मतलब ये एक दूसरे पर क्या हो गए? आश्रित हो गए, यानी अन्योन्याश्रय हो गए, एक दूसरे पर आश्रित हो गए, राइट। तो ये जो चीज़ थी वो क्या है? प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क। प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क में क्या पढ़ा हमने? कि जो भारत देश के जो साम्राज्य हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक जो सीमाएं हैं वो सीमाएं भी इनके सांस्कृतिक संपर्क को नहीं रोक पाई। जैसे कि हमने बताया कि जो विंध्य पर्वत है वो इतना बड़ा पर्वत होने के बावजूद भी उत्तर के लोगों और दक्षिण के लोगों को आपस में जोड़ने से नहीं रोक पाया, राइट। यानी कैसे उन देश अलग अलग साम्राज्यों के लोगों के बीच में जो थे वो सांस्कृतिक संबंध थे इन प्राकृतिक सीमाओं के बावजूद भी, ये इस बिंदु में बताया गया है, राइट। अब इस जो अध्याय 4 का जो अंतिम बिंदु है वो है छठा बिंदु, और वो क्या है? खनिज और अन्य संसाधन। खनिज। अब हम बात करेंगे भारत में जो उस समय प्राचीन समय में जो साम्राज्य थे उन साम्राज्य में जो खनिज पाए जाते थे और इसके अलावा जो अन्य संसाधन पाए जाते थे उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, अभी तक जो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, है ना, जो भी नदियाँ थी, है ना, जो यानी जो भी जो भूगोल था, इन सारी चीज़ों ने कैसे प्राचीन भारत को प्रभावित किया, इस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। यानी हम भूगोल को पढ़ रहे हैं कि वो कैसे इतिहास को प्रभावित करता है, इस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तभी हम इस चीज़ को, भूगोल को हम इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि भूगोल को तो हमें भूगोल विषय में पढ़ना चाहिए। हम इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम भूगोल को कैसे रिलेट कर सकते हैं इतिहास से, उस संदर्भ में हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं ना। अब देखो खनिज और अन्य संसाधन में क्या कहता है? भारत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और दोहन का प्रभाव इसके इतिहास पर भी है। मतलब भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है, मतलब जो खनिज हैं, उनका दोहन जैसे आज किया जाता है ना, जैसे पेट्रोल निकाला जाता है, जैसे खोदकर कोयला निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है ना, वैसे जैसे आज निकाला जाता है वैसे उसका दोहन प्राचीन समय में भी होता था। ये जो चीज़ है वो यहाँ कहना चाहते हैं। जब तक बड़े पैमाने पर मानव बस्तियों का विकास हुआ, भारी बारिश के बाद घने जंगलों के क्षेत्रों में गिरे हुए भारत के समतल मैदानों के क्षेत्र पर्याप्त थे। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और दोहन का प्रभाव इसके इतिहास पर भी है। मतलब अभी मैंने बताया कि इसके इतिहास में भी इस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता था। जब तक बड़े पैमाने पर मानव बस्तियों का विकास हुआ, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे बड़े बड़े जंगलों को साफ करके
मानव बस्तियों ने अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाया और कृषि कार्य करने के लिए कृषि भूमि का विकास किया। ये मैंने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे उन्हें लोहे के हथियारों से कैसे उन्होंने ये जो कृषि भूमि है विकसित की। भारी बारिश के बाद घने जंगलों के क्षेत्रों में गिरे हुए भारत के समतल मैदानों के पर्याप्त क्षेत्र थे। वे चारा, ईंधन, लकड़ी की आपूर्ति और खेलों का आदान प्रदान करते थे। मतलब वही अन्य संसाधन, देखो खनिज की तो बात हुई, अन्य संसाधन में क्या आते हैं, जैसे चारा हो गया है ना, ईंधन हो गया, ईंधन मतलब कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, इसकी पूर्ति के लिए है ना, उन चीज़ों की पूर्ति के लिए वो कैसे जो प्राचीन समय में लोग हैं वो इनका दोहन करते थे और इनका शोषण करते थे, उसके बारे में बताया गया है। प्रारंभिक समय में जब पक्की हुई ईंट अधिक उपयोग में नहीं थी, लकड़ी के घरों और घेरों का निर्माण हुआ। मतलब जब पक्की हुई ईंटों का निर्माण नहीं हुआ था, तब घर और जो मकान है वो किससे बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे। और लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, राइट। ये भारत की पहली महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्र में पाए गए। यानी कि जो अपन मौर्य साम्राज्य में जब पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि पाटलिपुत्र जो है वो किससे बनाई गई है। पाटलिपुत्र जो राजधानी है उसका निर्माण लकड़ी से किया गया है। किससे किया गया है, लकड़ियों से किया गया है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, यानी जो लेखक है वो कि जो कैसे प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन करते थे और उसका उपयोग करते थे, राइट। भारत में उपकरण और निर्माण के लिए बालू, पत्थर सहित सभी प्रकार के पत्थर उपलब्ध हैं। यानी भारत में जो उपकरण बनाए जाते थे, जो हथियार बनाए जाते थे ना, जो औजार बनाए जाते थे, वो किससे बनाए जाते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। और पत्थर भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। और इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वो प्राचीन भारत के लोग कैसे जो है यूज़ करते थे, मतलब कैसे प्राचीन भारत को ये प्राकृतिक संसाधन प्रभावित कर रहे हैं, वैसे हमें इसमें बताया गया है, राइट। कैसे पत्थर जो है, कैसे जो लकड़ी जो प्राकृतिक संसाधन है, कैसे खनिज जो है वो उस प्राचीन भारत को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले मानव बस्तियां प्राकृतिक पहाड़ी इलाकों और उन नदी घाटियों में पाई जाती है जो पहाड़ियों के बीच स्थित थी। मतलब कैसे इस प्रकृति का यूज़ करके मानव ने सबसे पहले अपने इलाके बसाए थे। वो कहाँ बसते थे, नदी घाटियों में बसते थे, है ना। जो नदियाँ जाती थी उन नदी घाटियाँ जो होती थी उसमें बसते थे। पहाड़ जो होते थे उन पहाड़ों के बीच में घर बनाए जाते थे ताकि वो क्या हो, सुरक्षित हो, है ना। ऐतिहासिक समय में उत्तरी भारत के समतल मैदानों की तुलना में दक्कन और दक्षिणी भारत में अधिकतर मंदिर और मूर्तियां पत्थर से बनाई जाती थी। मतलब उस समय जो मंदिर और मूर्तियां होती थी वो भी किससे बनाई जाती थी, वो भी प्राकृतिक संसाधन पत्थरों से बनाई जाती थी। ये पत्थर, ये लकड़ी, है ना, और ये जो खनिज है वो सब क्या है, ईंधन, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्राचीन भारत को प्रभावित कर रहे हैं। यानी जो दक्षिणी भारत में जो दक्कन का क्षेत्र है, राइट, उसमें ये दक्कन का क्षेत्र और जो दक्षिणी भारत है उसमें कैसे जो पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग मूर्तियाँ और मंदिर जो है वो पत्थर का उपयोग करके बनाते थे, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाते थे, वो ये इसमें बताया गया है, राइट। भारत में तांबा व्यापक रूप से पाया जाता है। यानी तांबा जो है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। इसीलिए हम पढ़ते हड़प्पा सभ्यता क्या थी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ताम्रयुगीन सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता जिसमें जो हथियार थे, जो औजार थे, वो किससे बनाए जाते थे, तांबे से बनाए जाते थे। और जो मगध जो साम्राज्य था वो कौन सा था, लोहयुगीन सभ्यता थी। क्या थी, लोहयुगीन। लोहयुगीन का मतलब होता है इसमें जो हथियार होते थे और जो औजार होते थे वो किससे बनाए जाते थे, लोहे से बनाए जाते थे, राइट। सबसे अधिक तांबे की खानें छोटा नागपुर जो झारखंड है, जो झारखंड वाला इलाका है। देखो मगध का इलाका किस में आता है, मगध, यानी जो भारत का अगर मैं मैप बनाऊं ये वाला, भारत का अगर मैप बनाऊं तो मगध साम्राज्य क्या आता है, ये मगध, लगभग ये मगध आता है। तो मगध में क्या आता है, ये जो छोटा नागपुर है उसकी जो खाने हैं
जो लोहे की, जो तांबे की खाने, किसकी खाने, जो छोटा नागपुर के तांबे की खाने हैं, वो भी इस मगध साम्राज्य के अंदर आती थी। और हमने पहले ही पढ़ा है कि कैसे जो ये प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों की वजह से जो मगध साम्राज्य है वो इतना फला फूला। तो यही बात यह कहना चाहते हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया। राइट। खासकर सिंहभूम जिले में, ये सिंहभूम जिला है ना आज का, तांबा बेल्ट लगभग 130 किलोमीटर लंबी है और प्राचीन कारीगरी के कई संकेत देती है। बिहार में तांबे का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले लोग सिंहभूम और हजारीबाग की तांबे की खानों का लाभ लेते थे। मतलब वही तांबे की खानों के बारे में बताया गया है कि कैसे बिहार में, जो कि उस समय मगध साम्राज्य का हिस्सा था, उस समय ये जो तांबे की खानें थी वो यहाँ पर मौजूद थी। और इन तांबे की खानों से जो प्राचीन समय के लोग हैं, जो प्राचीन समय के साम्राज्य के जो राजा हैं, इन तांबे की खानों से जो तांबे का जो क्या करते थे, दोहन करते थे, और उन तांबे से उनके हथियार, औजार और जो अलग अलग चीज़ें थी उनका निर्माण वो करते थे। राइट। है ना। सबसे पहले लोग सिंहभूम और हजारीबाग की तांबे की खानों का लाभ लेते थे और दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तांबे के कई औजारों का पता लगाए। ऐसे औजार जो है, तांबे के औजार, हमें अवशेष के रूप में इन साम्राज्यों के अंदर, यानी जो अवशेष है उसके रूप में प्राप्त हुए हैं। इससे हम ये पता लगाते हैं कि उस समय जो है वो तांबे की खानें उस समय मौजूद थी। राजस्थान में खेतरी के खदानों में पर्याप्त तांबा जमा भी है, यानी राजस्थान में भी एक क्षेत्रीय क्षेत्र, वहाँ पर तांबे की खान मौजूद है आज भी। इसे पूर्व वैदिक और वैदिक लोगों ने भी अपनाए, जो तब पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में रहते थे। मतलब ये जो तांबे की खानें हैं जो राजस्थान में हैं, उस खानों का उपयोग न केवल मगध साम्राज्य के बाद वाले शासकों के द्वारा किया गया, बल्कि उस समय के जो वैदिक लोग थे, पूर्व वैदिक लोग, यानी जो ऋग्वैदिक लोग थे, है ना, जो ऋग्वैदिक लोग थे और जो उत्तर वैदिक लोग थे, उनके द्वारा भी जो ये तांबे की खानें थी उनका जो है उपयोग किया गया। और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने इनका उपयोग करके औजार और जो भी बनाने थे वो बनाए। है ना। क्षेत्रीय क्षेत्र में कई तांबे इलाके पाए गए हैं और वे ईसा पूर्व 1000 के पूर्व काल के समय के हैं। मतलब ईसा मसीह के 1000 साल पहले, कब की बात हो रही है, ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा था ना कि जो वैदिक सभ्यता क्या थी, 1500 से लेकर 1000, है ना, 1500 से लेकर 1000, यही तो थी वैदिक सभ्यता की जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी। तो यही बात कह रहा है कि जो, और 1000 से लेकर 500 BC ईसा पूर्व तक, है ना, तो ये तो थी ऋग्वैदिक सभ्यता और ये थी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ये कह रहे हैं कि जो तांबे की जो क्षेत्रीय, जो राजस्थान में क्षेत्रीय तांबे की खान है, उसका जो समय काल है वो कितना पुराना माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। कितना पुराना माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व का। मतलब लगभग ऋग्वैदिक सभ्यता के अंत का काल और उत्तर वैदिक सभ्यता के स्टार्टिंग का काल जो है वो माना जाता है। मतलब उस समय भी तांबे की खानों की खोज हो चुकी थी और वे तांबे का उपयोग करने लगे थे। जैसा कि तांबा उपयोग में आने वाली पहली धातु थी, हिंदुओं ने इसे शुद्ध बताया और वे इसे बने बर्तनों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में करते थे। जो तांबा था वो पहली धातु थी जो प्राचीन समय में उपयोग में लाई जाती थी। हमने पढ़ा है कि ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है किसको, हड़प्पा सभ्यता को। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे पुरानी सभ्यता में जो धातु यूज होती थी वो कौन सी थी, तांबा थी। और इसी जो तांबे का यूज सबसे पहले किया जाता था, इसीलिए जो भारत में जो आज भी लोग हैं इन तांबे को जो एक शुद्ध धातु की तरह उपयोग में लाते हैं और वे इसे शुद्ध धातु के रूप में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इन तांबे के बर्तनों में, जैसे तुमने सुना होगा कि तांबे के जो लोटा होता है उनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में, या तांबे के बर्तनों का जो उपयोग है वो धार्मिक अनुष्ठानों में आज भी किया जाता है, क्योंकि तांबा जो था वो
पहली धातु थी जो भारत में मानव द्वारा यूज में लाई जाती थी और जो खदानों के द्वारा निकाली जाती थी, राइट। फिर धीरे धीरे लोहे का आविष्कार हुआ, है ना। फिर धीरे धीरे लोगों ने तांबे में टीन मिलाना शुरू किया, है ना। फिर कांसा बनाया तांबे में टीन को मिलाकर, है ना। फिर धीरे धीरे जो तांबा और टीन को मिलाकर जो कांसा बनाया वो थोड़ा तांबे से थोड़ी मजबूत धातु थी। फिर लोहा बना, वो थोड़ी और ज़्यादा मजबूत धातु थी। फिर इन धीरे धीरे मजबूत धातु का उपयोग उन्होंने किस में किया, जो जंगल है उनको साफ करने में किया और उसे कृषि योग्य भूमि के रूप में तब्दील किया। भारत आज कोई टीन पैदा नहीं करता। आज भी भारत में क्या नहीं होता है, टीन नहीं होता है, और उस समय भी नहीं होता था। तो फिर ये तांबा और जो टीन जो आपस में मिलाते थे उस समय प्राचीन लोग, तो ये टीन कहाँ से लाते थे, तो ये टीन का जो है वो बाहर के जो देश है उनसे वो आयात करते थे, और तांबा और टीन को मिलाकर ये क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। और जो कांसा होता था वो तांबे से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता था। क्यों, क्योंकि इसमें टीन मिलाया जाता था। तो भारत आज कोई टीन पैदा नहीं करता। यह प्राचीन काल में भी दुर्लभ था। मतलब टीन जो है न तो आज अपने भारत की धरती पर इतनी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और न पहले पाया जाता था, राइट। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश और बिहार में पाया जाता था, लेकिन वास्तव में ये समाप्त हो गए हैं, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता था। जैसा कि तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता है, हमें प्रागैतिहासिक काल में ज़्यादा कांस्य की वस्तुएं नहीं मिलती है। मतलब ये जो टीन है वो भारत में इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता था, इसीलिए तांबे के साथ जो टीन है उसके मिले हुए बर्तन, यानी मतलब कांसे के बर्तन जो है वो कम मात्रा में मिले हैं। क्यों मिले कांसे के बर्तन कम मात्रा में, क्योंकि कांसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, टीन चाहिए। लेकिन टीन तो भारत में इतनी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ही नहीं। तो टीन को आपको क्या कराना पड़ेगा, विदेशों से मंगाना पड़ेगा, जो उस समय के लोगों के लिए क्या था, महंगा था। इसीलिए ज़्यादातर बर्तन जो मिले हैं वो किसके मिले हैं, तांबे के मिले हैं। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कांसे के औजार और हथियार और बर्तन नहीं मिले, मिले तो हैं लेकिन कम मात्रा में मिले, क्योंकि इतना टीन जो अपने भारत में नहीं मिलता था, है ना। हड़प्पा ने संभवतः राजस्थान से कुछ टीन प्राप्त किए थे, लेकिन उनकी मुख्य आपूर्ति अफगानिस्तान से हुई, वह आपूर्ति भी सीमित थी। मतलब जो टीन है वो कुछ मात्रा में राजस्थान में और अफगानिस्तान में पाया जाता था, और इन अफगानिस्तान और राजस्थान में जो टीन पाया जाता था उस टीन को ये जो हड़प्पा वासी है वो क्या करते थे, मंगवाते थे, और इस टीन को तांबे के साथ मिलाकर कांसा बनाते थे। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम थी कि राजस्थान और जो अफगानिस्तान है उनके पास टीन तो था, लेकिन इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं था कि वो इसकी पूर्ति कर सके, या फिर अगर मौजूद था तो इसको, यानी राजस्थान और अफगानिस्तान से जो हड़प्पई क्षेत्र है, जो सिंधु घाटी नदी का क्षेत्र है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना जो था वो बहुत मुश्किल था, या फिर थोड़ा कठिन था, या फिर तो बहुत महंगा था। इसीलिए वो ज़्यादातर तांबे का उपयोग करते थे। इसीलिए हड़प्पा के लोगों ने पीतल के औजार का इस्तेमाल किया। उसकी संख्या पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रेते में पाए जाने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी कम थी। इसलिए वो क्या करते थे, पीतल का भी यूज़ करते थे, यानी पीतल के भी वो हड़प्पा जो वासी है वो बर्तन बनाते थे, राइट। और उनके उपकरण में टीन का प्रतिशत बहुत कम होता था। मतलब जो पीतल होता है ना उसमें टीन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती थी, राइट। इसलिए भारत के प्रमुख भाग में ऐसा कोई खास कांस्य युग नहीं था जिस युग के औजार और उपकरण बड़े पैमाने पर कांस्य के बने हो। मतलब भारत में टीन होता ही नहीं था, उसको तो राजस्थान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, वो भी कम मात्रा में मंगाया जाता था, क्योंकि राजस्थान और अफगानिस्तान में भी टीन इतनी मात्रा में नहीं था, या फिर अगर जो मौजूद था उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल था या फिर महंगा था। इसीलिए भारत में ताम्र युग तो आया है, पाषाण युग भी आया है, लोह युग भी आया है, लेकिन कोई ऐसा कांस्य युग नहीं आया है जिसमें सारे के सारे या फिर मैक्सिमम के मैक्सिमम बर्तन जो है
वो कांसे के बनाए जाते हो। यानी कि भारत में कांस्य युग जो है पूरा का पूरा कांस्य युग कोई नहीं आया है, राइट। क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दियों से शुरू करते हुए भारत ने म्यांमार और मलय प्रायद्वीप के साथ अंतरंग संबंध विकसित किए, जिसमें टिन की बहुतायत थी। इससे बड़े पैमाने पर कांस्य का इस्तेमाल संभव हो गया, खासकर दक्षिणी भारत में देवताओं की मूर्तियों के लिए। मतलब ये कह रहे हैं कि शुरू में जो वो टिन है, जो प्राचीन भारत के जो हड़प्पा वासी थे, उस टिन का उत्पादन, जो उस टिन को जो मंगाते थे, कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान और राजस्थान से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान और अफगानिस्तान। राजस्थान और अफगानिस्तान में कुछ टीन की जो खानें थी वो पाई जाती थी। इन टीन की खानों से वो जो टीन जो है वो हड़प्पावासी मंगाते थे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं मंगा पाते थे। इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन बाद के युग में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भारत के वासी हैं, जो प्राचीन समय में जो लोग हैं, वो म्यांमार से, कहाँ से? म्यांमार से, जो अपने उत्तरी पूर्वी जो अपने राज्य हैं उनके पूर्व की तरफ म्यांमार देश स्थित है, उस म्यांमार से, जिसे पहले मलाया द्वीप भी कहा जाता था, है ना, और मलय प्रायद्वीप के साथ, सॉरी बर्मा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। और मलय प्रायद्वीप के साथ, मलय प्रायद्वीप का मतलब क्या है? मलय प्रायद्वीप का मतलब है जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, वहाँ से। यानी कि बाद के युग में क्या होने लगा? पहले युग में जो टीन कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, राइट, राजस्थान और अफगानिस्तान से। लेकिन बाद में के युग में क्या होने लगा? इस टीन का जो व्यापार होने लगा, यानी इन टीन को कहाँ से मंगाया जाने लगा? म्यांमार से और मलय प्रायद्वीप से मंगाया जाने लगा। मलय प्रायद्वीप का मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो दक्षिणी पूर्वी देश है वहाँ से मंगाया जाने लगा, और प्रचुर मात्रा में मंगाया जाने लगा। और फिर उससे कांसा बनाया जाने लगा। क्या बनाया जाने लगा? कांसा बनाया जाने लगा। और इस कांसा का उपयोग कहाँ पर किया जाने लगा? और इस कांसा का उपयोग जो है वो दक्षिणी भारत में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, हम आगे पढ़ेंगे जब दक्षिण की भारत की जो, जैसे नटराज की मूर्ति है, किसकी मूर्ति? किसकी मूर्ति? नटराज की मूर्ति। हम आगे पढ़ेंगे जो नटराज की मूर्ति वो कांसे से बनाई गई। किससे बनाई गई है? कांसे से। ऐसी बहुत सारी दक्षिणी भारत में मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों का निर्माण कांसे से किया गया है। अब वो कांसा कहाँ से मंगाया गया? म्यांमार और मलय प्रायद्वीप से बड़े पैमाने पर मंगाया गया, और खासकर उनका उपयोग कहाँ किया गया? दक्षिणी भारत की जो देवताओं की मूर्तियां हैं उनको बनाने में किया गया। पाल के समय में, पाल मतलब जो बंगाल का भाग है, यानी बंगाल के भाग में जो पाल शासक रहते थे, कौन? पाल, पाल वंश। प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में एक भाग के यानी जो वंश था जिसने भाग लिया था वो पाल वंश था, जो बंगाल में, है ना, जो बिहार में, जो थोड़ा सा झारखंड में, इन क्षेत्रों में वो फैला हुआ था, और इसका क्षेत्र कभी कम होता है और कभी बढ़ता जाता था। तो उन पाल शासकों के वंश ने के समय में बिहार कांस्य के लिए टीन संभवतः गया मतलब बिहार, हजारीबाग और रांची मतलब झारखंड से प्राप्त हुआ था, क्योंकि हजारीबाग में टीन अयस्क पिछली शताब्दी के मध्य तक पिघल जाता था। मतलब ये कह रहे हैं कि पाल वंश के जो शासक थे वो टीन की उत्पत्ति या फिर टीन का जो टीन को मंगाते थे वो कहाँ से मंगाते थे? जो पाल वंश थे वो टीन को जो मंगाते थे वो कहाँ से मंगाते थे? गया मतलब बिहार से मंगाते थे, है ना, हजारीबाग से मंगाते थे, है ना, और रांची मतलब झारखंड से मंगाते थे। और ये जो तीनों क्षेत्र है वो किसके अंदर आते हैं? पाल वंश के अंदर ही आते हैं। देखो मैं मैप से समझाता हूँ तुम्हें। ये है मैप, ये हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर होता था पाल वंश के शासक ने राज किया। त्रिपक्षीय संघर्ष जब पढ़ते हैं, ये गुर्जर प्रतिहार, ये राष्ट्रकूट है ना, तो ये पाल वंश में क्या क्या आता है? बंगाल आ गया, थोड़ा बिहार आ गया, है ना, थोड़ा झारखंड आ गया। तो इन्हीं क्षेत्रों की तो बात हो रही है। कौन कौन से? गया हो गया, ये गया कहाँ है? ये यहीं तो है, ये गया, हजारीबाग, रांची। तो यहीं से दो जो पाल वंश के शासक है वो किसका उत्पादन करते थे? टीन का उत्पादन करते थे, और उससे क्या बनाते थे?
अपने जो औजार, हथियार, मूर्तियाँ वो बनाते थे, राइट। अब बात करते हैं लौह अयस्क की। भारत लौह अयस्क में समृद्ध था, मतलब भारत में तांबा भी था प्रचुर मात्रा में, भारत में लोहा भी प्रचुर मात्रा में था। कमी किसकी थी? टिन की कमी थी। ये टिन है, भारत में कमी किसकी थी? टिन की कमी थी। किसकी कमी थी? टिन की कमी थी भारत में, है ना दोस्तों। तो भारत जो है वो लौह अयस्क के मामले में भी प्रचुर था, प्रचुर यानी समृद्ध था, जो विशेष रूप से दक्षिणी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता था। अब इनकी लोकेशन बता रखी है कि ये जो लोहा है कहाँ पाया जाता था। आप बिहार ले लो, दक्षिणी बिहार, है ना, पूर्वी मध्य प्रदेश ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, और कर्नाटक ये वाला पार्ट ले लो, है ना, दक्षिणी भारत का, वहाँ पाए जाते थे। एक बार धोकनी मतलब स्टील बनाने का उपयोग करने के लिए गलाने की कला सीखने के बाद युद्ध के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जा सकता था, और वह जंगल साफ करने और बेहतर एवं नियमित खेती करने के लिए अधिक उपयोगी हो सकता था। यानी ये कहना चाहते हैं कि जब लोहे के खदानों की उन्होंने खोज की और लोहे को पिघलाने के लिए जब उनके पास तकनीक जो है, यानी जब प्राचीन काल के लोगों को लोहा पिघलाने की कला का ज्ञान हो गया, यानी जब प्राचीन काल के लोगों ने इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करना, यानी इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर दिया या इतना टेम्परेचर जनरेट कर दिया कि वो लोहे को पिघला दे, उसके बाद उस पिघले हुए लोहे से उन प्राचीन काल के लोगों ने बहुत सारे क्या बनाने, युद्ध के लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए, जंगलों को साफ करने के लिए औजार बनाने शुरू कर दिए, और बहुत सारी चीज़ें जो उनके बेहतरी के लिए होती थी वो बनाना इन लोहे से उन्होंने शुरू कर दिया। कब? जब उन्होंने इन लोहे को पिघलाने के लिए जो कला होती है वो सीख ली उसके बाद, राइट। क्या कह रहे हैं ये कि एक बार स्टील बनाने का उपयोग करने के लिए गलाने की कला, कौन सी कला? लोहे को पिघलाने की कला, लोहे को गलाने की कला, लोहे को गलाने की कला जब उन्होंने एक बार सीख ली, उसके बाद उन्होंने युद्ध के लिए लोहे का इस्तेमाल किया, जंगल को साफ करने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया, और अपनी बेहतरी और नियमित खेती करने के लिए जो हथियार, जो औजार की आवश्यकता होती है खेती करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए जो औजार की आवश्यकता होती है, उसके लिए उन्होंने लोहे को ढालना शुरू कर दिया। चौथी छठी सदी ईसा पूर्व में मगध में प्रथम साम्राज्य के गठन का श्रेय दक्षिण में लोहे की उपलब्धता को जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मगध साम्राज्य इतना फला फूला क्यों था? क्योंकि लोहे के कारण। किसके कारण? लोहे के कारण, क्योंकि यही लोहा था जिसका यूज़ करके मगध साम्राज्य ने क्या बनाए, औजार बनाए, और उन औजार से क्या किया, जंगलों को साफ किया, ज़मीनों को खोदा, है ना, हथियार बनाए। दूसरे जो आसपास के जो साम्राज्य थे, इन हथियारों से, इन लोहे के हथियारों से उन्होंने उनको अपने क्षेत्र में मिलाया, है ना, अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर। तो ऐसे ऐसे जो लोहे का जो उपयोग है उसे मगध साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया। लोहे के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण उसकी राजधानी उज्जैन के साथ अवंती को भी 5वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया गया। मतलब ये जो लोहा है इसकी उत्पत्ति के कारण जो मगध साम्राज्य ने, जो उज्जैन है, जो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन राज्य है, और जो अवंती यानी कि जो अवंती है जो क्षेत्र है, उसको मगध साम्राज्य के शासकों द्वारा प्रमुख शहरों के रूप में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उज्जैन और अवंती में लोहे का जो उत्पादन है वो होता था, या फिर उस लोहे के औजारों या फिर उन लोहे के हथियारों के द्वारा उन्होंने अपनी सेना को इतना विशाल बना दिया था, अपनी सेना को इतना ताकतवर बना दिया था कि वो इन हथियारों से उज्जैन और अवंती जैसे नगरों को भी जीतने में सफल हुए। दक्षिण में पैदा हुए सातवाहन और अन्य राजवंशों ने आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का भी दोहन किया। अब ये तो बात अपन कर रहे थे उत्तर के साम्राज्यों की। अब सेम टू सेम ऐसे ही दक्षिण के जो साम्राज्य थे, सातवाहन साम्राज्य, है ना, दक्षिण के जो साम्राज्य सातवाहन साम्राज्य हैं, है ना, उन्होंने भी अपने आप को
जो अधिक ताकतवर बनाने के लिए लोहे की खदानों की खोज की और लोहे की खदानों से उन्होंने जो लोहा निकाला और लोह अयस्कों को उन्होंने खोदना शुरू किया और कर्नाटक और आंध्र जो प्रदेश है वहां तक अपने साम्राज्य को फैलाने का क्या किया, प्रयास किया। राइट फ्रेंड्स, आंध्र में शीशे के बड़े प्रमुख संसाधन है। अब आंध्र शीशे, अब तीसरी बात क्या आ गई, शीशे की। जैसे हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने तांबे की बात की, राइट, फिर हमने टीन की बात की, है ना, फिर हमने लोहे की बात की, फिर अब अपन किसकी बात करेंगे, शीशे की। तो आंध्र में शीशे बड़े प्रमुख संसाधन हैं। आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र में जो शीशे हैं वो क्या है, प्रमुख संसाधन है, जो सातवाहन साम्राज्य में बड़ी संख्या में शीशे के सिक्कों की व्याख्या करते हैं। मतलब अगर हम सातवाहन साम्राज्य को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सातवाहन साम्राज्य या सातवाहन राजवंश जो थे वो शीशे के सिक्कों को डालते थे। किसके सिक्कों को डालते थे, शीशे के सिक्कों को डालते थे। और इसी शीशे के सिक्कों को डालकर वो उसका उपयोग व्यापार के लिए करते थे। मतलब ये चीज़ क्या बताती है कि सातवाहन राज्य के जो राजा थे, शासक थे, वो शीशे के सिक्कों को क्यों डालते थे। इसका मतलब ये है कि उनके साम्राज्य में प्रचुर मात्रा में शीशों की खदानें थी और शीशे को वे क्या करते थे, उनका उपयोग करते थे, शीशे का जो है वो उत्पादन करते थे, शीशे को खोद कर जमीन से निकालते थे। इसका मतलब ये है ना। जिन्होंने ईसा काल की शुरुआत में पहली और दूसरी शताब्दी में आंध्र और महाराष्ट्र पर शासन किया, यानी आंध्र और महाराष्ट्र पर शासन करने वाले जो सातवाहन साम्राज्य हैं उन्होंने शीशे का जो है वो शोधन करना शुरू किया और उस शीशे से उन्होंने सिक्कों को डालना शुरू किया। शीशा राजस्थान से भी प्राप्त किया जा सकता था। अब ये शीशा जो है इन सातवाहन क्षेत्रों के अलावा जो राजस्थान है वहाँ पर तांबा भी पाया जाता है और शीशा भी पाया जाता है और टिन भी पाया जाता है। टिन भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राइट। सबसे पहले सिक्का पंच चिन्हित सिक्का कहलाता था। मोटे तौर पर चांदी का बना था, हालांकि यह धातु शायद ही कभी भारत में पाई जाती थी। कौन सी, चांदी। चांदी भारत में शायद ही कभी पाई जाती थी, तो मतलब इसका मतलब ये बाहर से मंगाते थे चांदी को, है ना। चांदी खदानों की शुरुआत मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में हुई थी। अकबर के शासनकाल तक उसका उल्लेख किया गया है। बिहार में पाए जाने वाले शुरुआती पंच चिन्ह वाले सिक्कों में धातु के तौर पर चांदी के उपयोग का उल्लेख मिलता है। देखो अभी अपन ने किसकी बात की, तांबा, टिन, लोहा, शीशे। अब अपन आ गए चांदी पर। अब अपन बात करेंगे चांदी की। अब जो भारत में है वो चांदी इतनी मात्रा में नहीं मिलता था, तो चांदी को कहाँ से मंगाते थे, विदेशों से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे, विदेशों से मंगाते थे। और इस चांदी से क्या बनाते थे, सिक्के बनाते थे। क्या बनाते थे, सिक्के बनाते थे। यानी इस चांदी को सिक्कों के रूप में वो क्या करते थे, डालते थे, राइट। और क्या बनाते थे, पंच चिन्ह सिक्के बनाते थे। पंच चिन्ह, कौन से सिक्के, पंच चिन्ह मतलब क्या होता है, पंच चिन्ह सिक्के, पंच चिन्हों वाले सिक्के। हिमालय से निकली नदी की धाराओं द्वारा लाए गए स्वर्ण चूर्ण की बड़ी मात्रा मैदानी इलाकों में नदी तटों में जमा हो गई। अब अपन ने चौथी पांचवी बात किसकी करेंगे, सोने की। ये अपन धातु की बातें कर रहे हैं ना, ये पॉइंट ही यही है इसका, खनिज और अन्य संसाधन। हमने तांबे की बात की, हमने टीन की बात की, हमने लोहे की बात की, हमने चांदी की बात की। अब अपन करेंगे सोने की बात। अब सोना कहाँ से प्राप्त होता है उनको, जो गंगा नदी जो बहती है वो धाराओं के साथ अपने साथ क्या लाती है, स्वर्ण चूर्ण लाती है। क्या लाती है, स्वर्ण चूर्ण। और यही स्वर्ण चूर्ण इकट्ठा करके जो शासक है वो सोने के सिक्के आदि डालते थे, है ना। हिमालय से निकली नदी की धाराएं द्वारा लाए गए स्वर्ण चूर्ण की बड़ी मात्रा मैदानी इलाकों में नदी तट में जमा की गई थी। इसे प्लेसर कहा जाता था। ये जो स्वर्ण चूर्ण था उसे क्या कहते हैं, प्लेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसर। सोना कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। आज भी सोने के भंडार जो है कर्नाटक में गोल्ड
कौन सी? कोलार, कोलार की खान है। किसकी खान है? कोलार की खान है। इस कोलार की खान से प्रचुर मात्रा में सोना निकाला जाता है और उस समय प्राचीन काल में भी यहाँ से सोना प्राप्त किया जाता था। और एक और कहाँ से किया जाता था? जो हिमालय से नदियाँ आती थी, उन नदियाँ जो है उनके साथ स्वर्ण चूर्ण आता था, उन स्वर्ण चूर्ण को इकट्ठा करके सोने को बनाया जाता था, है ना। ईसा पूर्व 1800 में, यानी जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, में नवपाषाण युग में सोने का सबसे शुरुआती निशान कर्नाटक में पाया गया है। कर्नाटक मतलब वही कोलार की खान में पाया गया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक हमें इसके दोहन का कोई संकेत नहीं मिलता है। कोलार को दक्षिणी कर्नाटक में गंगा शासकों की शुरुआती राजधानी माना जाता है। मतलब जो कोलार है उसको दक्षिणी कर्नाटक के गंगा शासकों की शुरुआती राजधानी, यानी इतनी वो इम्पोर्टेंस थी, मतलब सोना की खानों के कारण जो कोलार खान थे उसके आसपास वाला जो इलाका है वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसे गंगा शासकों की शुरुआती राजधानी माना जाता है। शुरुआती समय में उपयोग किए जाने वाले ज़्यादातर सोने को मध्य एशिया तथा रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। देखो, वैसे तो बहुत सारी धातुएं बाहर से मंगाई जाती थी, लेकिन तांबा जो था अपने भारत में प्रचुर मात्रा में था, लोहा भी प्रचुर मात्रा में था, टिन अपने यहाँ पर नहीं था, वो बाहर से मंगाते थे, चांदी भी अपने यहाँ पर इतनी सारी नहीं थी तो वो भी बाहर से मंगाते थे। अब सोना भी अपने यहाँ पर इतनी मात्रा में नहीं था तो था, पर कहाँ इतनी मात्रा में नहीं था। जैसे कोलार की खान में थोड़ा बहुत था, जो हिमालय की नदियाँ आती है उससे थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो क्या करते थे? वो बाहर विदेशों से मंगाते थे। और कहाँ से मंगाते थे विदेशों से? मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से। कहाँ से मंगाते थे? जो मध्य एशिया है ना, एशिया, मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया, मतलब जो ये अपने यूरोप के जो नीचे वाला पार्ट है ये, और एशिया का अफगानिस्तान के ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ईरान हो गया है ना, ये वाले जो पार्ट है ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाले जो पार्ट हो गए, ये इस्तानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये वाले पार्ट जो है वो मध्य एशिया वाले पार्ट है, यहाँ से मंगाते थे। और कहाँ से मंगाते थे? रोमन साम्राज्य से। रोमन साम्राज्य हम पढ़ेंगे, जो यूरोप जो था वो पहले रोमन साम्राज्य में विभाजित था, है ना, तो वो रोमन साम्राज्य से और मध्य एशिया से मंगवाते थे। अब कैसे मंगाते थे? व्यापार से मंगाते थे, है ना। जैसे कि अब भारत से मान लो ये मसाले ले गए, काली मिर्च ले गए, तो वो भारत में भुगतान किससे करेंगे? सोने के सिक्के से करेंगे, है ना। तो वो किससे करेंगे? भारत में भुगतान सोने के सिक्के से करेंगे, तो भारत को क्या मिल जाएगा? सोना मिल जाएगा। और इनको जो चाहिए काली मिर्च और मसाले वो उनको मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे होता था कि कैसे वो सोना प्राप्त करते थे और कैसे मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के लोग अपनी आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त करते थे, राइट। इसीलिए सोने के सिक्के ईसाई युग की पहली शताब्दी तक नियमित उपयोग किए गए। चूंकि लंबी अवधि तक सोने की मुद्रा को बनाए रखने के लिए स्थानीय संसाधन अपर्याप्त थे, इसीलिए बाहर की आपूर्ति बंद होने के बाद सोने के सिक्के दुर्लभ हो गए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत में सोने के जो भंडार है वो इतने नहीं थे, तो इतने नहीं थे तो सोने के सिक्के कैसे बनाए जाते थे? सोने के सिक्के बनाए जाते थे बाहर विदेशों से सोना मंगाकर। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जब तक विदेशों से सोना प्रचुर मात्रा में मिलता रहा तब तक भारत में सोने के सिक्के डलते रहे। जैसे ही विदेशों से सोना मिलना बंद हो गया, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी धीरे धीरे बंद हो गया। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य जैसे जैसे पतन की तरफ चलता गया, वैसे वैसे क्या हो गया? सोने के सिक्के बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया। तो व्यापार बंद हो गया मतलब सोने के सिक्के भारत में आने बंद हो गए, सोना भारत में आना बंद हो गया। अगर सोना भारत में बाहर से आएगा ही नहीं तो उससे सोने के सिक्के कैसे डालेंगे राजा? तो इस कारण से जब तक बाहर के जो मध्य एशियाई देश हैं, जो रोमन साम्राज्य है, वो भारत में सोने की पूर्ति करता रहता था, तब तक तो सोने के सिक्के राजाओं द्वारा चलन में लाए जाते थे। और जैसे ही सोने की आपूर्ति बंद होती, यहाँ पर भारत में सोने के सिक्के डालना कम हो जाता, क्योंकि भारत में इतना सोना तो होता ही नहीं था। या तो वो कोलार की खान से प्राप्त होता था या फिर वो किससे प्राप्त होता था? जो हिमालय पर्वत की जो नदियाँ होती थी उनसे स्वर्ण चूर्ण के रूप में प्राप्त होता था, राइट। प्राचीन काल में भारत में विशेष रूप से मध्य भारत, उड़ीसा, दक्षिणी भारत में मोती सहित
कई बहुमूल्य पत्थरों का उत्पादन हुआ। अब अपन चौथी चीज, एक और नेक्स्ट चीज कहाँ आ गए, मोती पर, मोती मणि मोती पर आ गए। मतलब हमने किससे शुरुआत की, तांबा से, फिर टिन पड़ा, फिर लोहा पड़ा, फिर चांदी पड़ा, फिर सोना पड़ा, अब अपन आ गए मोती पर। यानी जो छोटे छोटे मोती होते हैं ना, मोतियों की माला देखी होगी तुमने ऐसी, ये छोटे छोटे मोती। अब ये मोती का उत्पादन कैसे होता था ये हम आगे देखेंगे। प्राचीन काल में भारत में विशेष रूप से मध्य भारत, मतलब जो अपने मध्य भारत जो है, उड़ीसा हो गया, और जो दक्षिणी भारत हो गया, में मोती सहित बहुमूल्य पत्थरों का उत्पादन होता था। प्राचीन काल में शुरुआती शताब्दियों में रोमनों की उत्साही मांग के कारण कीमती पत्थरों का उत्पादन व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में जो रोमन साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, वो रोमन साम्राज्य किसकी मांग करता था भारत से, मोतियों की मांग करता था। किसकी मांग करता था, मोतियों की मांग करता था। और पता है ये मोती क्या होते हैं, ये मोती होते हैं बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर ही तो मोती होते हैं, बहुमूल्य पत्थर। तो इन बहुमूल्य पत्थर और इन मोती की बहुत सारी डिमांड होती थी, किसमें, रोमन साम्राज्य में। और इसी डिमांड की पूर्ति के लिए भारत में जो है वो कहाँ से, मध्य भारत में है ना, उड़ीसा में है ना, और दक्षिणी भारत में, यहाँ से जो मोतियों का उत्पादन होता था और उसे जो रोमन साम्राज्य है वहाँ पर भेजा जाता था। तो इसी कारण से, क्योंकि रोमन साम्राज्य की डिमांड थी, इसीलिए हम मोतियों का उत्पादन करते थे। जैसे रोमन साम्राज्य डिमांड करता ही नहीं इतनी, तो भारतवासी मोतियों का इतना उत्पादन नहीं करते। वैसे ही जैसे हमने अभी सोने के सिक्कों के बारे में पढ़ा था। सोचो अगर मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य वाले सोना अपने भारत में बेचते ही नहीं, तो भारत में सिक्कों का उत्पादन, सोने के सिक्कों का उत्पादन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, कम हो जाता। वैसे ही अभी यानी हम इससे भी ये कि यानी कि हम इससे और भी क्या समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाती है। डिमांड जैसे कम होती है, सप्लाई भी कम होती जाती है। मतलब इससे अपन अर्थव्यवस्था को भी समझ सकते हैं। मैंने कहा ना, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। केवल और केवल आपको अपना माइंड जो है वो खुला रखना है। क्या रखना है, खुला रखना है। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। इस लेसन में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सिंपल सी चीज़ पढ़ी है कि कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को भूगोल प्रभावित करता है, बस एक ही लाइन में। अब भूगोल में कौन कौन सी चीज़ आ गई, भूगोल में चीज़ आ गई जैसे खनिज आ गए, अन्य संसाधन आ गए, प्राकृतिक सीमाएं आ गई, वो भी तो भूगोल है ना। जैसे उत्तरी सीमाएं आ गई, हिमालय पर्वत आ गया, ये भी भूगोल है ना। और जैसे नदियाँ आ गई, नदियाँ भी भूगोल है ना, भूगोल का पार्ट ही है। जैसे मानसून आ गया, मानसून भी क्या है, यानी एक भौगोलिक पार्टी है। तो कैसे भूगोल जो प्राचीन भारत है उसको प्रभावित करता है, उसके बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा। सिंपल, यानी भूगोल को हमने इतिहास के नज़रिए से पढ़ा, राइट। और भूगोल को भूगोल के नज़रिए से पढ़ेंगे, वो एनसीईआरटी, भूगोल की जो एनसीईआरटी उसमें पढ़ेंगे। सिंपल। तो यहाँ अपना जो लेसन 4 है वो होता है फिनिश, राइट। इसके लास्ट में एक कालक्रम दिया हुआ है, वो सिंपल सा कालक्रम है, इसको आप थोड़ा सा एक नज़र में देख सकते हो। तो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन जो है लेसन 5। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।